गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे पहली वीडियो। यूट्यूब पे जो भी पहली वीडियो होने वाली है अभी, क्योंकि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और नेक्स्ट एसएसटी का पेपर है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी भी वीडियोस बना सकें एसएसटी के टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक्स हम हर दिन में पोस्ट करने वाले हैं इस बार वीडियोज़ को। और मैं अभी इसके बाद पावर शेयरिंग वाला चैप्टर जो है सिविक्स का वो एक्सप्लेन करूँगा। 10-15 मिनट का चैप्टर है, 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म होगा और चैप्टर के एंड पे कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेना। उन क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं 3 टॉपिक्स में से होंगे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पहला चैप्टर। तो सबसे पहले श्रीलंका समझो। श्रीलंका बेसिकली एक कंट्री है जिसके अंदर 2 करोड़ पॉपुलेशन है। ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन बराबर है हरियाणा की पॉपुलेशन के। हरियाणा जो कि अपना एक स्टेट है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1948 में, और 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली अब उसका समझो इथनिक कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन ये आता है कि इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है। इथनिक कॉम्पोजिशन बेसिकली एक ग्रुप होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे लोग सेम कल्चर फॉलो कर रहे हों, सेम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हों, तो वो सारा का सारा सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन बनाता है इथनिक ग्रुप। तो श्रीलंका का इथनिक कॉम्पोजिशन ये है कि श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे और 18% तमिल स्पीकर थे। अब 70% जो सिन्हालास थे उनका रिलीजन था बुद्धिज्म, 18% जो तमिल्स थे, तमिल्स का रिलीजन था हिंदू एंड मुस्लिम। अब 2 अलग अलग कम्युनिटीज हो गई, एक सिन्हाला हो गए, एक तमिल्स हो गए। और सिन्हाला जाहिर सी बात है 74% हैं उस कंट्री के अंदर और तमिल्स हैं 18%। ये मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है। आगे चल के हुआ ये 1956 में इलेक्शंस होते हैं, सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी है उस कम्युनिटी की सरकार बनती है और सिन्हाला अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देता है। तो किसी भी कंट्री के अंदर जब 2 कम्युनिटीज़ रह रही हैं और जिसके अंदर एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में है, तो सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका के केस में अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए इलेक्शंस के बाद उसने अपनी लैंग्वेज को तो बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा काम उसने ये किया कि जितनी भी जॉब्स हुआ करेंगे श्रीलंका के अंदर, वो सारी की सारी जॉब्स मिलेंगी इस बार सिन्हाला स्पीकर्स को। सारी जॉब्स में से तमिल्स को हटा दिया, सिन्हालास को सारी जॉब्स दे दी, गवर्नमेंट जॉब्स, क्लर्क्स जॉब्स। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया गया। तो धीरे धीरे करके तमिल्स जो थे, और एक और बात, तमिल्स यहाँ पे जो 18% हैं, ये 18% भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस 18% में 13% तो हैं श्रीलंकन तमिल्स और 5% हैं इंडियन तमिल्स। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन तमिल्स कौन थे? तो इंडियन तमिल्स वो तमिल्स थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनाइजेशन के टाइम पे तमिलनाडु से आए थे इंडिया में, और ब्रिटिशर्स उनको लेके आए थे एग्रीकल्चर करने के लिए, और वहाँ उसके बाद वो वहीं पे बस गए थे। तो 5% है हमारे पास इंडियन तमिल्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स। और जब ये सरकार बनी सिन्हाला, तो तमिल्स बेसिकली लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हाला को। दूसरा काम, इन्होंने सारी की सारी जॉब्स छीन ली। डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो सबसे सारा का सारा सिन्हाला कम्युनिटीज़ के अंदर हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते तमिल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्रिएट हुआ। फीलिंग ऑफ अलाइनेशन का मतलब होता है जब एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी अपना एक अलाइन बना ले और दूसरी कम्युनिटी को लेफ्ट आउट फील कराने लगे, तो उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ अलाइनेशन। तो धीरे धीरे करके तमिल्स के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट किया कि फाइनली वहाँ पे हुआ सिविल वॉर। और सिविल वॉर के चलते सिन्हाला कम्युनिटी के और तमिल्स कम्युनिटी के दोनों हज़ारों लोग मारे गए। और यहाँ पे पावर शेयरिंग मॉड्यूल काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि पावर शेयरिंग जो श्रीलंका के अंदर हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ग्रुप को की गई थी। तो ये है हमारा श्रीलंका का पावर शेयरिंग मॉड्यूल। तो चलो चलते हैं बेल्जियम के केस में। तो बेल्जियम बेसिकली एक कंट्री है यूरोप के अंदर जहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के आधे पॉपुलेशन है। हरियाणा में बेसिकली 2 करोड़ पॉपुलेशन है। बेल्जियम जो कंट्री है उसके अंदर 2 तरह के ग्रुप्स रहते थे। अब बहुत ही ध्यान से सुनो। एक थे 59% जो कि डच बोलते थे, दूसरे थे 40% जो कि फ्रेंच बोलते थे। 59% जो डच बोलते थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे, 40% जो फ्रेंच बोलते थे वो वलोनिया रीजन में रहते थे। कंफ्यूज मत हो जाना, डच फ्लैमिश है, फ्रेंच वलोनिया रीजन है, कहीं फ्रेंच में फ्लैमिश रीजन मत लिख देना। तो पहली कंफ्यूजन ये क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरा,
तो पूरी की पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो 59% डच हैं, 40% फ्रेंच हैं और 1% जर्मन्स भी रहते हैं। तो 59% जो डच हैं वो मेजॉरिटी में है और बाकी दोनों कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। वहीं पर अगर देखा जाए तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, जैसे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स में देखा गया कि 80% यहाँ पे फ्रेंच रह रहे हैं और 20% है डच। जो कंट्री में डच मेजॉरिटी में है वो यहाँ पे माइनॉरिटी में है, और जो कंट्री में यहाँ पे माइनॉरिटी में है वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में। अच्छा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भी समझ लो कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कंट्री के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में जो हिंदुइज़्म है वो ऑलमोस्ट 89% है, बाकी रिलीजन कम कम परसेंटेज में है। तो हिंदुइज़्म बेसिकली एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर है। वैसे ही समझो इन टॉपिक्स को कि बेल्जियम के अंदर 59% डच बोलने वाले थे, तो 59% ज़्यादा बड़ा नंबर है, और 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 1% जर्मन्स, तो ये दोनों माइनॉरिटी में हैं। और कैपिटल सिटी के अंदर उल्टा है, इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि बेल्जियम के अंदर कॉम्प्लेक्स इथनिक कॉम्पोजिशन है, उसको डिफाइन करो। वो कॉम्प्लेक्स इसी वजह से है। दूसरी चीज़, श्रीलंका के अंदर तुम्हें पता है 2 ग्रुप्स रह रहे थे, सिन्हाला तमिल, वहाँ पे भी टेंशन क्रिएट हो गई थी, यहाँ पर भी टेंशन क्रिएट हुई। यहाँ पर सबसे पहले टेंशन क्रिएट हुई 1950 और 1960s में डच और फ्रेंच लोगों के बीच में। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि फ्रेंच जो कम्युनिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थी, बट डच जो कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी। और मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी जितनी भी ज़्यादा कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होता था, हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड काम होता था, वो काम होता था फ्रेंच रीजन के अंदर। तो जो डच वाले लोग थे ये थोड़ा बुरा फील होता था ना, इन्हें ये फील होता था कि हम एक तो मेजॉरिटी में हैं और सारा का सारा काम पहला हो रहा है फ्रेंच रीजन के अंदर, तो यहाँ हल्की सी टेंशन क्रिएट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे टेंशन क्रिएट होने की वजह से सिविल वॉर नहीं हुआ है जो कि श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग मॉड्यूल ही गलत था। तो 1970s में जाते जाते और 1993 तक जाते जाते कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज इसलिए हुआ है कि बेल्जियम चाहता था कि उसके अंदर चाहे डच लोग रहें, फ्रेंच लोग रहें या जर्मन्स लोग रहें, लेकिन यहाँ पे पावर सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने 4 बार बदला, और 4 बार बदलने के बाद इन्होंने फाइनली बनाया कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए वो 3 तरह से हुई है। पहली है सेंट्रल, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ है कि ब्रसल्स के अंदर चाहे फ्रेंच कम्युनिटी हो चाहे डच कम्युनिटी हो, कितना भी परसेंटेज हो, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठने वाले हैं वो बराबर हैं। तो सरकार, अगर यहाँ पे 10 लोग डच के बिठाए जा रहे हैं तो 10 लोग फ्रेंच के भी बैठेंगे और ये मिलके पूरे देश के लिए फैसले लेने वाले हैं, ठीक है, डिसीजंस लेंगे। दूसरी चीज़, दूसरी कम्युनिटी बनाई गई स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसे समझ लो कि ये जो है, ये वाला पोजीशन ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा डच रीजन है, तो यहाँ पे बना दिया गया एक डच लीडर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी है फ्रेंच कम्युनिटी, यहाँ पे बना दिया गया एक फ्रेंच का लीडर। ये दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये डच रीजन को संभालेंगे, ये फ्रेंच रीजन को संभालेंगे, और अपनी अपनी कम्युनिटी का एक इन्होंने लीडर बना दिया है। लास्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को ऐसे समझ लो कि अगर एक कंट्री के अंदर बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो एक सेम कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने उनके लिए भी एक अच्छा काम किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर जर्मन्स 1% हैं तो यहाँ पर भी एक लीडर बना दिया जाएगा, वो लीडर जर्मन्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा। टॉपिक है लास्ट टॉपिक, पावर शेयरिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर बेसिकली पावर शेयरिंग कैसे है, कैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम या फेडरल सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मॉड्यूल पे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मॉड्यूल ये है कि हमारे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को हमने सेपरेट पावर दे रखी है और यहाँ पे हमारी पावर शेयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव में जैसे पार्लियामेंट आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, जो कि लॉस बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेटिव के अंदर पावर शेयर है। एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जितने भी लॉस बना दिए थे लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ने, उन लॉस को इम्प्लीमेंट करेगी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल IAS IPS होते हैं जो लॉस को फॉलो करवाते हैं, तो यहाँ पे तो लॉ बनेंगे, ठीक है,
और यहाँ पे IAS IPS जितने भी होती है हमारी पुलिस फोर्स सर्विस या IAS सर्विस जो लॉस को इम्प्लीमेंट करवाती है। और लास्ट है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी एक, ये तीनों की तीनों पहले तो सेपरेट फॉर्म ऑफ बॉडी हैं, ठीक है, इनका तीनों से इंटरलिंकिंग नहीं है। अब जुडिशरी जो है ये सेपरेट फॉर्म ऑफ बॉडी है जहाँ के अंदर जितने भी जुडिशियल फैसले होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड और भी जितने भी केसेस होते हैं वो सारे के सारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर आते हैं। और इसके अंदर बेसिकली 3 कोर्ट हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग पे। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पावर है वो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं है। सबसे पहले सेंट्रल के पास है, फिर स्टेट के पास है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, फिर विलेज है। तो पावर शेयर कर रखी है सेंटर से लेके विलेज तक, बात करें तो सेंटर से लेके लोकल गवर्नमेंट तक, ठीक है। अगला तीसरा काम जो बेस्ट है वो ये है, तीसरा पॉइंट के अंदर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हैं। अगर देखा जाए तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पे 22 स्टेट बने थे। उन स्टेट्स के अंदर उन लैंग्वेजेस को भी एक तरीके से पावर मिली हुई है कि कोई भी लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज को सरप्रेस नहीं कर सकती है। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयरिंग है। और लास्ट सोशल डाइवर्सिटी, पावर शेयरिंग सोशल डाइवर्सिटीज़ के अंदर भी है। सोशल डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, SC STs ग्रुप हैं, OBCs हैं, और भी जितने भी ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, छोटे मोटे ग्रुप्स, कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करने वाले, तो उन सबको पावर शेयर कर रखी है। कोई भी मेजर नहीं है, कोई भी माइनर नहीं है, बट सब इक्वल हैं। और यही है इंडिया का पावर शेयरिंग मॉड्यूल।